सभी का स्वागत है स्टडी विद धर्मेंद्र से। मैं आपको इतिहास विषय में, भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में आज जानकारी दूंगा। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा नाम जो प्राचीन भारत में बहुत ही प्रसिद्ध है। मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में सामने आता है। भारत के स्वतंत्रता के जनक के रूप में आता है। प्रथम विदेशी दासता से मुक्त करने वाले शासक के रूप में आता है। आतताइयों से भारत को मुक्त करने वाले के सामने के रूप में आता है। भारत जो था उसको ऐतिहासिकता देने वाले प्रथम शासक के रूप में सामने आता है। यानी कि राजनीतिक रूप से भारत की सीमाओं को बांटने वाला आता है। यानी कि भारत को एक निश्चित क्रम में रखने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ही है। और एक ऐसे शासक का भी नाम आता है जो हमेशा इसके गुरु के साथ लिया जाता है, चंद्रगुप्त चाणक्य। यानी कि चाणक्य का नाम आते ही चंद्रगुप्त का नाम आता है और चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आते ही चाणक्य का नाम आता है। यानी कि गुरु शिष्य की जो परिपाटी है उसका सर्वोत्कृष्ट यानी कि सबसे सुप्रीम रूप जो देखने को मिलता है वो चंद्रगुप्त और चाणक्य से ही मिलता है। चाणक्य की चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन में बहुत ही बड़ी भूमिका थी। यानी कि चंद्रगुप्त को तराशने का कार्य जो किया था वो किसने किया था? चाणक्य ने किया था। यानी कि सिकंदर की जो भूमिका अरस्तु की थी वही भूमिका चंद्रगुप्त के लिए क्या थी? चाणक्य की थी, बल्कि उससे बढ़कर थी। कैसे? ये जो चंद्रगुप्त है चाणक्य को कैसे मिलता है? जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर, तो सबसे पहले किसने आमंत्रित किया था? आम्भी ने, राजा आम्भी ने। और आम्भी कहाँ का शासक था? आम्भी कहाँ का शासक था? सिंधु और झेलम के बीच, यानी कि तक्षशिला का शासक था। तक्षशिला का शासक था। और तक्षशिला में ही किसका निवास था? तक्षशिला के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। यानी कि सिकंदर के आक्रमण से सबसे ज्यादा क्षोभित होने वाले किसी व्यक्ति का नाम था तो वो चाणक्य थे। आम्भी ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। चाणक्य से बहुत ही क्षोभित हुए। चाणक्य ने, कहा जाता है कि चाणक्य ने सभी राजाओं को एकजुट करने का प्रयास भी किया। क्यों किया? ताकि सिकंदर के आक्रमण का माकूल जवाब दिया जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो चाणक्य इस घटना से बहुत ही क्षोभित थे कि मध्य भाग में तो है घनानंद का शासक, लेकिन पश्चिमी सीमा पर कोई ऐसा शासक नहीं है जो सिकंदर को पराजित कर सके। उसी समय क्या हुआ? घनानंद ने क्या किया था? पूजा पाठ, यानी कि हवन इत्यादि पूजा पाठ करवाया था। तो ये गए थे कहाँ? मगध गए थे। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में पूजा पाठ का कार्यक्रम हो रहा था। कहा जाता है कि किसी बात को लेकर घनानंद चाणक्य से प्रसन्न हो गया, तो बस यहीं से बात बिगड़ गई, प्रसन्न हो गया वहां से। और ये क्या हो गए? पहले से ही दुखी थे भारतीय सीमाओं को लेकर कि कोई ऐसा शासक नहीं है जो सिकंदर को माकूल जवाब दे सके। और यहाँ पर जो घनानंद है ये तो विद्वानों का रिस्पेक्ट ही नहीं करता है। दूसरी बात, तो वहीं पर इन्होंने कसम खाया कि मैं तो भारत को निजात दिलवाऊंगा। कैसे? पश्चिमोत्तर सीमा को भी एक ऐसा शासक दूंगा, मध्य
में भी एक ऐसा शासक दूंगा जिससे भारत की निश्चिंतता दूर हो जाएगी और तमाम वो राजा क्या होगा, सभी राजाओं के लिए आदर्श होगा, आइडियल होगा। तो जब वो इन्हीं प्रश्नों के साथ जब वो लौट रहे थे, कहाँ लौट रहे थे, पाटलिपुत्र से तक्षशिला, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बालक जो है राजकीलकम, कौन सा खेल खेल रहा है, राजकीलकम खेल खेल रहा है। और वो बालक क्या था, गरेड़िया था, पशुओं को चराने वाला था। राजकीलकम क्या होता है कि बैठकर कुछ बच्चों में एक बैठकर बड़े से पत्थर पर बैठकर वो झगड़ों का निपटारा कर रहा था, बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के झगड़ों का निपटारा कर रहा था। तो उन्होंने चाणक्य ने इस बालक की प्रतिभा को पहचाना और उन्होंने क्या किया, जो उसका पालक था यानी कि चंद्रगुप्त के जो पालक था, चंद्रगुप्त को पालन पोषण करने वाला था, उससे 1000 कांसापण में, 1000 कांसापण में, उस समय की मुद्रा थी चांदी की, 1000 कांसापण में चंद्रगुप्त को उन्होंने क्या कर लिया, ले लिया। कहाँ लाए, तक्षशिला लाए और 800 सालों तक उसको शिक्षित किया, यानी कि हर क्षेत्र में उसको क्या किया, विद्वान बनाया, राजनीतिक रूप से कुशल बनाया। किसने, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को। कहा जाता है कि एक बार चंद्रगुप्त की मुलाकात किससे हुई थी, सिकंदर से भी हुई थी। तो सिकंदर उसकी प्रतिभा को पहचान गया, फलस्वरूप उसको उसने मारने का आदेश दिया, कहा कि पकड़कर इसको मार डालो। लेकिन अपनी कुशलता से वहां से क्या होते हैं, चंद्रगुप्त भाग जाते हैं और आकर सारी स्थिति चाणक्य को बताते हैं कि ये स्थिति है। चंद्रगुप्त का जो प्रारंभिक जीवन है बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है, राजकीलकम खेल से ही जानकारी मिल पाती है, इससे पहले की जानकारी नहीं मिल पाती है। अलग अलग ग्रंथ जो है अलग अलग बोलते हैं, जैसे जो जैन हैं और बौद्ध हैं, जो जैन एवं बौद्ध ग्रंथ में, जैन और बौद्ध ग्रंथ में क्षत्रिय बताया गया है, इनको क्षत्रिय जाति का। पुराण जो है शूद्र बताते हैं कि शूद्र था। फिर मुद्रा राक्षस जिसे विशाख दत्त ने लिखा था, इसमें इसको वृषल शब्द से नवाजा गया है, वृषल यानी कि निम्न कुल का। पुराण में भी शूद्र बताया गया है, वृषल में भी निम्न कुल का। जस्टिन जो है, जस्टिन इसे सामान्य कुल का बताता है। जस्टिन क्या बोलता है, सामान्य कुल का। जो भी हो, लेकिन इतना स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त में प्रतिभा थी और इस प्रतिभा को निखारने का काम किसने किया था, चाणक्य ने किया था। तो ये जानकारी रही प्रारंभिक। तो चंद्रगुप्त ने क्या किया, सबसे पहले अगर उसके विजयों का क्रम आप रखोगे तो सबसे पहले क्या रखोगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखो, यहाँ से पाटलिपुत्र से जब जाता है चाणक्य तो चंद्रगुप्त को अपने साथ ले जाता है और तक्षशिला में शिक्षित करता है, यानी कि सबसे पहले चंद्रगुप्त का ध्यान तक्षशिला पर गया होगा। और तक्षशिला पर किसका शासन था, सिकंदर के बाद जो यूनानी सेनापति थे उन सभीयों का शासन था। सिकंदर की मृत्यु हो चुकी थी और उसके बाद जो जितने भी भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र थे उस पर यूनानियों का कब्जा था। तो चंद्रगुप्त ने सबसे पहले क्या किया, उन सभी से पश्चिमी क्षेत्र को जीता और पश्चिमी क्षेत्र को एक सीमा का आधार बनाया। यानी कि सबसे पहले चंद्रगुप्त ने कोई कार्य किया था तो क्या किया था, पश्चिमोत्तर क्षेत्र को जीता, यानी कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र जो थे भारत को, उनको आजाद कराया। इसीलिए उस चंद्रगुप्त को स्वतंत्रता का पहला नायक बोला जाता है। यानी कि चंद्रगुप्त जो है स्वतंत्रता का प्रथम नायक है, यानी कि स्वतंत्रता का, विदेशी दासता से मुक्त करने वाला, यानी कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र जो विदेशी दासता स्वीकार कर लिया था उससे उसने मुक्त किया था।
ठीक है ना। इसका जो शासन काल है कब से 322 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व तक होता है, यानी कि 24-25 सालों तक ये क्या है, शासक रहता है चंद्रगुप्त। सबसे पहले क्या किया, पश्चिमोत्तर क्षेत्र को जीता, पश्चिमोत्तर क्षेत्र को जीता। तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र को जीतने के बाद, पश्चिमोत्तर क्षेत्र को जीतने के बाद क्या किया इसने, घनानंद के जो सेनापति था भद्रशाल को हराया। भद्रशाल को हराने के बाद घनानंद की हत्या की और मगध साम्राज्य पर अधिकार कर लिया, यानी कि पूरे भारत का राजा बन गया। कौन, चंद्रगुप्त। पूरे भारत का राजा बनता है किसके सहयोग से, चाणक्य के सहयोग से। तो इसके बाद जो घटना घटती है, चूंकि इस पश्चिमोत्तर क्षेत्र जीत लिया, ये बात पता चली किसको, सेल्यूकस निकेटर को पता चली, जो सिकंदर के बाद मैसेडोनिया क्षेत्र का क्या था, राजा था। उसको ये बात पता चली कि भाई मेरे जो क्षेत्र हैं वहां का एक शासक जो है चंद्रगुप्त, उसने उसको आजाद कर लिया है। तो फलस्वरूप जिसकी पटकथा तैयार होती है, क्या पटकथा तैयार होती है, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस से की युद्ध की। और युद्ध भी होता है, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में युद्ध होता है, लेकिन युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकल पाता है। और ये युद्ध कब होता है, सेल्यूकस में और चंद्रगुप्त में। सेल्यूकस निकेटर एक उपाधि होती है जिसे सेल्यूकस ने धारण किया था। 304-5 ईसा पूर्व में क्या होता है, युद्ध होता है। तो युद्ध के फलस्वरूप क्या होता है भाई, जब युद्ध का निर्णय नहीं हो रहा है तो क्या होगा, संधि होगा। संधि में क्या होता है, संधि में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को चार प्रांत उपहार में दिए, एरिया, अर्कोशिया, हेरात, पेरिस पुदाई, 4 प्रांत दिए, जिसमें इनको मतलब पूरा का पूरा पश्चिमोत्तर भारत था, इसने 4 प्रांत दिए, ठीक है ना। कंधार हुआ, काबुल हुआ, पूरा का पूरा अफगानिस्तान हुआ, ये सारे इलाके चंद्रगुप्त को उपहार में दिए। चंद्रगुप्त ने क्या दिया, 500 हाथी उपहार में दिए, क्योंकि सिकंदर जब आक्रमण किया था तो हाथियों को देखकर उसकी सेना बड़ी अचंभित थी। तो हाथी यूनानियों के लिए बहुत ही बड़ी वस्तु थी, तो 500 हाथी उपहार में दिया। इस संधि के फलस्वरूप प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी हुआ। सेल्यूकस की बेटी जो हेलेना थी, उसके साथ किसका विवाह हुआ, चंद्रगुप्त के साथ हुआ। चंद्रगुप्त के साथ हेलेना का विवाह हुआ, किसके साथ, चंद्रगुप्त के साथ। यानी कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह जो हुआ किसके बीच, भारत और यूनान के बीच में, किससे, चंद्रगुप्त और हेलेना के बीच में। यानी कि ससुर भी बन गए सेल्यूकस चंद्रगुप्त के, यानी कि स्थिति बहुत ही प्रगाढ़ हो गई। हेलेना के साथ ही हम एक चीज और देखते हैं, मेगास्थनीज को देखते हैं, जो 5 सालों के लिए क्या आता है, दूत बन के आता है। और उसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखी, जो भारत के संदर्भ में बहुत ही बड़ी जानकारी का स्रोत है, इंडिका। यानी कि अगर क्रम रखा जाए तो सबसे पहले पश्चिमोत्तर क्षेत्र को जीता, फिर घनानंद को जीता, यानी कि मगध क्षेत्र को जीता, उसके बाद सेल्यूकस से युद्ध किया। यानी उसका जो साम्राज्य था पूरा का पूरा पश्चिमोत्तर भारत से लेकर कहां तक, यानी कि बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से लेकर कहां तक था, आपका अरब सागर तक था। कश्मीर से लेकर कहां तक था, आपके कर्नाटका तक था, उत्तरी कर्नाटका तक था। गुजरात भी उसके शासन के अधीन आता था। चंद्रगुप्त का जो पौत्र था अशोक के तमाम सारे अभिलेख मिलते हैं, सबसे ज्यादा अभिलेख भारत में मिलते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त का नाम किसी में नहीं मिलता है। चंद्रगुप्त का नाम के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख शक शासक रुद्रादमन के अभिलेख में मिलता है। रुद्रादमन
के रुद्रादमन के गिरनार अभिलेख, यानी कि जूनागढ़ में जो गिरनार है गुजरात में, वहीं पर जो अभिलेख मिलता है रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख में, वहीं पर जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त का नाम मिलता है, जिसने क्या किया था, गुजरात में जूनागढ़ में एक झील बनवाया था और उस झील का नाम था सुदर्शन झील, यानी कि सिंचाई के लिए एक झील, कृत्रिम झील का निर्माण कराया था। किसने? चंद्रगुप्त ने, जिसकी जानकारी कौन देता है? रुद्रादमन देता है, यानी कि रुद्रादमन ऐतिहासिकता प्रदान करता है, ठीक है ना, सुदर्शन झील के द्वारा। यानी कि कह सकते हैं कि गुजरात भी जो था किसके अधीन था? चंद्रगुप्त के अधीन था। और भारत की जो दक्षिणी सीमा थी चंद्रगुप्त के अंतर्गत, वो कहां तक थी? उत्तरी कर्नाटका तक थी। संगम ग्रंथ इसकी जानकारी देते हैं, अहनानुरु और महानानुरु। अहनानुरु और महानानुरु जो जानकारी देते हैं कि उत्तरी कर्नाटक तक इसकी सीमा थी। कैसे सीमा थी? अंतिम दिनों में भी चंद्रगुप्त अपने अंतिम दिनों में क्या करता है? जैन धर्म स्वीकार करता है, मगध में 12 साल का अकाल पड़ता है और जैन गुरु भद्रबाहु के साथ कहाँ जाता है? कर्नाटका जाता है, उत्तरी कर्नाटका। और श्रवण बेलगोला की पहाड़ी पर, बेलगोला की पहाड़ी पर काया कलेश के द्वारा, किसके द्वारा? काया कलेश, यानी कि काया को कष्ट के द्वारा, तप के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होता है, यानी कि उपवास के द्वारा, उसी को काया कलेश बोलते हैं। कहां पर? श्रवण बेलगोला। और ये श्रवण बेलगोला कहाँ है? उत्तरी कर्नाटका में है। कोई राजा कहाँ जाएगा? अपने ही क्षेत्र में जाएगा, ठीक है ना, वो भी मृत्यु की प्रतीक्षा करने तक। तो यानी कि श्रवण बेलगोला यानी कि उत्तरी कर्नाटका भी चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा थी। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा शासक था, कहा जाता है कि उसकी जो पश्चिमोत्तर सीमा थी वो इतनी विशाल थी कि बाद का कोई भी भारतीय राजा, चाहे वो अशोक हो, चाहे गुप्त वंश का शासक हो, चाहे कुषाण वंश हो, चाहे हर्षवर्धन हो, चाहे मुगल हो, चाहे सल्तनत वंश के राजा हो, उसमें से किसी राजा ने, सुल्तान ने, बादशाह ने इसकी सीमा को नहीं प्राप्त कर पाया दोबारा, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त किया था। इसीलिए इसको भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भी बोला जाता है। यूनानियों के लिए क्या था? यूनानियों के लिए क्या था? ये सेड्रोकोटस था, सेड्रोकोटस था, एंड्रोकोटस था। सेड्रोकोटस, सेड्रोकोटस, एंड्रोकोटस था। सेड्रोकोटस कौन कहता है? सेड्रोकोटस 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 स्ट्रेबो बोलता है, स्ट्रेबो, फिर स्ट्रेबो बोलता है सेड्रोकोटस। फिर एंड्रोकोटस कौन बोलता है? एंड्रोकोटस प्लूटार्क, प्लूटार्क और एरियन बोलता है। प्लूटार्क बोलता है, ठीक है। स्ट्रेबो इसको जस्टिन, सेड्रोकोटस जस्टिन भी बोलता है। एंड्रोकोटस प्लूटार्क बोलता है, प्लूटार्क। फिर सेड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य था। इसकी पहचान किसने किया था? इसकी पहचान किसने किया था? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने इसकी पहचान किया था क्या? कि सेड्रोकोटस ही क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य है। तो इसकी जो जीवनी है आपको समझ में आई होगी कि किस प्रकार ये भारत के लिए स्वतंत्रता का नायक बना, विदेशी दास्ता से मुक्त करने वाला बना। चंद्रगुप्त चाणक्य ने जो भारतीय सीमाओं को लेकर परेशान था, विदेशी आक्रमण को लेकर परेशान था, घनानंद को लेकर परेशान था। घनानंद जो सिकंदर के आक्रमण का जवाब नहीं दिया, जाके पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर
तो जो व्रत लिया था चाणक्य ने चंद्रगुप्त के द्वारा उसको पूर्ति कर दिया। और इसके बाद भारत का जो स्वरूप है राजनीतिक वो एकदम क्रम से डिसाइड हो गया। आसानी से कोई भी बता देता है क्या कि मौर्य वंश के बाद मौर्योत्तर काल यानी कि शुंग, कण्व, कुषाण, पहलव, फिर गुप्त, हर्षवर्धन, राजपूत सल्तनत का, मुगल का, यानी कि जो ऐतिहासिक क्रम शुरू हुआ सिकंदर के आक्रमण के बाद वो चंद्रगुप्त मौर्य से ही शुरू हुआ। तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। शेष आगे की जानकारी आपको यानी कि बिंदुसार और अशोक और शेष मौर्य वंश की जानकारी मैं जल्दी आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।